डियर स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में। बच्चों, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज अपन डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इवोल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने ये डिस्कस कर लिया था कि अर्थ का ऑरिजिन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिवर्स का ऑरिजिन कब हुआ, कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होने के बाद में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और यूनिवर्स के अंदर अपन देखते हैं कि अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारे डिटेल अपन ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके साथ ही साथ बच्चों, ऑरिजिन के लिए मतलब लाइफ का जब ऑरिजिन हुआ, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज प्रोड्यूस की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। वो अलग अलग थ्योरीज अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें अपन बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन की। ठीक है, तो बच्चों अगर अपन बात करें एक सेल की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लाइफ आई होगी, तो उससे पहले सेल जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनी होगी। सेल जैसी स्ट्रक्चर बनने के बाद में वो सेल में कन्वर्ट हुई होगी। तो लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो अर्थ के ऊपर लाइफ कब आई थी? आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था कि 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ था। और उसके भी अगर मैं आज से बात करूं, तो आज से लगभग 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ आई थी, यानी कि अर्थ के बनने से 500 मिलियन बाद में लाइफ आई। अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि सर आज से लगभग कितने टाइम पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, तो 3 बिलियन ईयर एगो इसका आंसर जाएगा। 3 बिलियन ईयर एगो आज से लगभग 3000 मिलियन ईयर एगो लाइफ आ चुकी थी बच्चों। लाइफ की अगर मैं बात करता हूं, तो लाइफ दो तरह की लाइफ यहाँ पर, एक तो प्रॉपर सेल बनी, और सेल से पहले कुछ सेल जैसी स्ट्रक्चर बनी जिनका नाम अपन प्रोटोबायंट रखते हैं। तो जो प्रोटोबायंट लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको बोलते हैं नॉन सेल्यूलर लाइफ। दूसरी सेल्यूलर लाइफ, जिसके अंदर प्रोटोबायंट जो है वो सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ। यानी कि नॉन सेल्यूलर लाइफ के अंदर अपन देखते हैं कि सेल जैसी स्ट्रक्चर बनी, लेकिन वो एक प्रॉपर सेल नहीं बन पाई। लेकिन जब प्रोटोबायंट्स के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी आ गई जो एक सेल के अंदर होती है, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ? सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि सर सेल के अंदर ऐसा क्या है जो सेल का फॉर्मेशन कराती है। तो मैंने कहा, सेल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, मैं आपको यहां से लेके जाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, तो बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन्स ऐसे अणु जो लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको यह भी पता है कि बिना सेल के लाइफ नहीं आई है। बायोमोलिक्यूल्स वो अणु है जो सेल का निर्माण करते हैं। जब सेल का निर्माण हुआ, तो वो बायोमोलिक्यूल से हुआ। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकल, एक तरह के केमिकल्स है, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो सेल भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है। अगर मैं बात करता हूं सेल के अंदर जो सेल की स्ट्रक्चर डिफाइन होती है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के अलावा भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड बने हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बने हैं वो अपने आप बन गए होंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इससे पहले ये कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आपको प्रोटीन की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, लिपिड की बात करूं, तो बच्चों ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स, इससे पहले इनकी कोई सिंपल फॉर्म आई होगी, और उस सिंपल में भी अगर अपन देखें तो डाई एटॉमिक या फिर मोनो एटॉमिक स्टेज आई होगी। तो इस पूरे ऑर्डर को अपन समझते हुए चलेंगे। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है एक साइंटिस्ट का, सॉरी दो साइंटिस्ट का। एक का नाम ऑपेरिन, दूसरे का नाम हेल्डेन। ऑपेरिन एक बायोकेमिस्ट था, रसिया में उसका जन्म हुआ, और उसने एक बुक लिखी, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑपेरिन ने एक बुक लिखी बच्चों, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। उस बुक के अंदर उसने सारी वो डिटेल बताई जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सॉरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। वो सारी डिटेल उसने अपनी बुक द ऑरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर डिस्कस किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट ऑपेरिन के साथ जुड़े, उनका नाम है हेल्डेन।
हेल्डेन का जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ। हेल्डेन ने भी ऑपेरिन के साथ मिलकर केमिकल इवोल्यूशन पे काम किया। तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरू से लेकर अपन एंड तक देखेंगे इसको। आज का अपना ये लेक्चर केमिकल इवोल्यूशन के बारे में होने वाला है। सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन आया, देन उसके बाद में क्या आई होगी, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर आई होगी। केमिकल इवोल्यूशन जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले इधर देखो बच्चों, अगर मैं यहां बात करूं केमिकल इवोल्यूशन की, तो किसने दिया था ये, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं ऑपेरिन एंड हेल्डेन। ऑपेरिन एंड हेल्डेन ये दो साइंटिस्ट थे। ये रशियन था, रशियन, ठीक है, ये रशियन था और ये इंग्लैंड के अंदर इसका जन्म हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। ऑपेरिन ने बुक जो लिखी उसका नाम क्या है, तो चलिए बुक की बात कर लेते हैं। ऑपेरिन ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। बच्चों जल्दीबाजी अपने को नहीं है, धीरे धीरे अपन सारी चीजों को क्लियर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, इसको आप थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसको जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे, जितना ज्यादा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। तो बच्चों ऑपेरिन एंड हेल्डेन दोनों साइंटिस्ट, ऑपेरिन ने जो बुक लिखी द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर केमिकल इवोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन मिला, डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने। तो मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताता हूं बच्चों, इसकी बात बाद में करेंगे। आपने बायोमोलिक्यूल्स तो चैप्टर पढ़ा ही होगा। बायोमोलिक्यूल्स दो तरह का है, एक को बोलते हैं मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो ये दोनों ही किसमें मिलेंगे, एक सेल के अंदर मिलते हैं। और आप सभी को पता है ये जो सेल है ये क्या बनाती है, अगर सेल बहुत सारी सेल्स मिलेगी तो ये टिश्यू बनाएगी। आप सभी को पता है ये टिश्यू फॉर्म करने वाली है, और ये टिश्यू जो है ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स आए होंगे, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो छोटे बायोमोलिक्यूल्स है, ये बड़े हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, यहाँ पर मैक्रो बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो इतना क्लियर हुआ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं माइक्रो की, कि माइक्रो है कौन कौन से, अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो लाइक मैंने बोला अमीनो एसिड। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो उसके रेस्पेक्ट में बोलूंगा अमीनो एसिड, फैटी एसिड लाइक ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। चलिए, तो अगर मैं एक अमीनो एसिड की भी बात करूं तो ये अमीनो एसिड कैसे दिखेगा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, तो मैंने कहा इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये लो, अमीनो एसिड किससे बना बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन सभी से बना है। इसका मतलब सर अर्थ पर सबसे पहले इवोल्यूशन जब हुआ था तो सबसे पहले ये मोनो एटॉमिक फॉर्म आई होगी, तो मैंने यहां सबसे पहले लिखा एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज में भी अपन मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक स्टेज की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एटॉमिक स्टेज आई होगी, फिर इन्होंने सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया हो गया, आपका वाटर हो गया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन मोनो एटॉमिक स्टेज, यानी कि इस एटॉमिक स्टेज में आप मोनो एटॉमिक से बना होगा डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक से इनऑर्गेनिक बने होंगे, यही इनऑर्गेनिक आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए होंगे बच्चों, ऑर्गेनिक बनाए होंगे। तो इसके जस्ट बाद में अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक की। इसका मतलब सबसे पहले अपन बात करेंगे एटॉमिक स्टेज, ये वाली एटॉमिक में अपन मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में आता है आपका सिंपल इनऑर्गेनिक, और सिंपल इनऑर्गेनिक जब रिएक्ट करते हैं तो उससे बनेगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी अपन अर्ली ऑर्गेनिक स्टेज देखते हैं, लेट ऑर्गेनिक, मतलब सिंपल की बात करेंगे और सिंपल जब मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, और उन्हीं कंपाउंड ऑर्गेनिक को बोलते हैं अपन बायोमोलिक्यूल्स। और जब बायोमोलिक्यूल्स बन जाएगा उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, सेल का। तो बच्चों उसके बाद अपन बात करेंगे सेल कैसे बनी, ओरिजिन या फिर लाइफ कैसे आई, एविडेंस ऑफ लाइफ की बात करेंगे, या फिर ऐसे बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। बायो मतलब है यहाँ पर सेल का फॉर्मेशन, जब सेल बन जाएगी उसके बाद में लाइफ आएगी।
चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक स्टेज। तो ये देखो बच्चों, अर्थ ओरिजिनेट, ये आपको पता है कब ओरिजिन हुई थी, और इसके बारे में भी आपको पता है कि लगभग आज से 4 बिलियन ईयर एगो जो है लाइफ आ गई थी। फर्स्ट जो एलिमेंट अर्थ पर आए हैं वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा बच्चों हीलियम। तो यहां पर अपन बात करें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर किसका फॉर्मेशन किया होगा उन्होंने, हीलियम। तो सबसे पहले जो आए हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम आए। अगर हीलियम से भी पहले की बात करूं तो हाइड्रोजन आया है, और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना बच्चों हीलियम। याद रखना, ऑर्डर आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने ये समझा कि बॉडी कैसे बनती है और बॉडी की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही एक इवोल्यूशन का ऑर्डर है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म से अपन एक बॉडी तक आते हैं, एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं, तो सारा का सारा वो एक ऑर्डर जो है वो आपको इवोल्यूशनरी ऑर्डर बता के जाता है। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करें, शुरू से। तो सबसे पहले क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहां पर मैंने बोल दिया एटॉमिक स्टेज के अंदर आपको हाइड्रोजन और हीलियम बना है। फिर अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो फ्री एटम्स है वो रिएक्ट किए हैं एक दूसरे से और उन्होंने बना दिया है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्री एटम्स बच्चों। लाइक अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले आपस में तो इनसे बन गया वाटर। क्या बन गया इनसे, जल बन गया बच्चों। जल ही जीवन है। जल कैसे बना, देखो सबसे पहले जल कैसे बना। आज जो आप पानी पीते हैं वो पानी कैसे बना, देखो सबसे पहले एटॉमिक स्टेज आई, फ्री एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। जब फ्री एटम रिएक्ट किए तो उनसे बना सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर। और जब आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट किया तो उससे बना अमोनिया। इसका मतलब पहले सब ये एटॉमिक स्टेज आई होगी। जैसे मोनो एटॉमिक स्टेज में अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, डाई एटॉमिक में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपका O2 आ गया, H2 आ गया, मतलब मोनो ऐड होकर क्या हो गया, उनसे डाई का फॉर्मेशन हो गया। ये डाई इंटरेक्ट होकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इनऑर्गेनिक। उसमें आप वाटर देख पा रहे हैं, दूसरा अमोनिया हो गया। इसका मतलब वाटर और अमोनिया का निर्माण हुआ। तो फर्स्ट कंपाउंड टू फॉर्म वर वाटर एंड अमोनिया। ये लो सबसे पहले क्या बना है, वाटर एंड अमोनिया बना है। अगर मैं सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो बच्चों सबसे पहले बना वाटर एंड अमोनिया। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले बना हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद रखना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, इन रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर O2 वाज लिमिटिंग फैक्टर। अगर O2 नहीं होता तो वाटर नहीं बनता, इसलिए O2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी। विदाउट ऑक्सीजन वाटर नहीं बनता, तो O2 एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब आप बच्चों ये समझो कि लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। मैंने कहा ऐसा फैक्टर अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी, उसका होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, वही लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं जिनकी एब्सेंस में वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, उन्हीं अपन लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। कंपल्सरी रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, अनिवार्य जो होते हैं एलिमेंट्स, उनको अपन ने लिमिटिंग फैक्टर बोला। सो द रिएक्शन कंटिन्यू टिल O2 वाज प्रेजेंट एंड सो अर्ली एटमॉस्फेयर वाज एनारोबिक रिड्यूसिंग। क्योंकि ऑक्सीजन ने तो रिएक्ट करके पानी बना लिया तो ऑक्सीजन बची नहीं है सर। क्या बोला मैंने, जितनी भी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन है वो सारी इंटरेक्ट करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करके वाटर बना रही है। तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, एनारोबिक एटमॉस्फेयर हो गया बच्चों। हर एक एक सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना है। जो भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, एनारोबिक। क्यों, फ्री जो ऑक्सीजन थी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके पानी बना लिया उन्होंने। अब इसका मतलब एटमॉस्फेयर एनारोबिक हो गया, पानी के अलावा ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन CO2 CO वर फॉर्म्ड एंड सम अमाउंट ऑफ N2 एंड हाइड्रोजन वर लेफ्ट। इसके बाद में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। देख लो, पानी के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, और कुछ अमाउंट जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वहां से निकले। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि सर अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। तो मैंने कहा अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। जैसे अगर मैं शुरू की बात करूं तो सबसे पहले क्या आया होगा, चलिए बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा भी सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये सब आए होंगे। अब मैंने कहा अगर H+H रिएक्ट करता है तो ये इसने बनाया है
यहां पर अपन बात करते हैं हीलियम बनाया इसने, ठीक है। अगर मैंने कहा आपका H2 जो है वो O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाया इसने, वाटर बनाया, ये लो वाटर, H2O बनाया इसने, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा N प्लस N से मिलकर क्या बना होगा, N2 बना होगा, ये लो N2 बना। तो ये तो सारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, ये तो सिंपल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका N2 प्लस अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो ये मिलकर क्या बनाया होगा, इन्होंने अमोनिया बनाया होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट। अब अपन बात करते हैं कि सर ऑर्गेनिक, जो सबसे पहले ऑर्गेनिक बने वो कौन से बने, तो मैंने कहा वो बने बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है हाइड्रोजन साइनाइड, और इसके बाद में बना है आपका CO2। तो ये है अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने, these are अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है, ओके। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना आपको, हाइड्रोजन साइनाइड और जो CO2 है वो अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये बहुत ही छोटी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये फर्दर रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो इससे और बनेगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी सिंपल है लेकिन ये अर्ली है, सबसे पहले बने हैं, और ये मैंने कहा फर्दर रिएक्ट करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप सभी को पता है सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, सबसे पहले कौन बना, तो आंसर भी जाएगा कौन, CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये बेसिक या फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सब में इन्वॉल्व होने वाले, ऑलमोस्ट सबके अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, इसीलिए इसको फंडामेंटल आयंस बोलते हैं, सॉरी फंडामेंटल एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों। अब अपन बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या बना होगा, तो मैंने कहा सबसे पहले यहां पर बना होगा आपका ग्लिसरॉल की मैं बात कर सकता हूं, ग्लिसरॉल बना है सर, फैटी एसिड बना है, फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब ये ग्लिसरॉल क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, तो इधर देखो ग्लिसरॉल आप सभी को पता होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर बच्चों, ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है, ये इसमें आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेंगे, ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेंगे। तो क्या ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये सर ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड कैसे बनेगा, तो इसमें एक तो फैटी चेन होगी और उसके साथ में एसिड जुड़ा रहेगा। तो ये लीजिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर COOH, यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस में इसके साथ में जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है, और एक है यहाँ पर मैथिल ग्रुप। तो ये हो गया फैटी एसिड हो गया, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड की स्ट्रक्चर होगी बच्चों। इसके अलावा क्या है सिंपल ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी देखना बच्चों, अमीनो एसिड, इसमें आ गया आपका, जैसे मैंने बोला अमीनो एसिड, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब मिलकर अमीनो एसिड बनाएंगे। तो सर एक स्ट्रक्चर बना के बता दो, चलिए अपन देखते हैं अमीनो एसिड के अंदर होता क्या है जनरली। इसमें अपन देखते हैं कि ये कार्बन होता है जिसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, बच्चों ये कार्बन है जिसे बोला अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर आप देखते हैं यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, एक को बोला अपन ने ये लो NH3, और एक को बोलते हैं यहाँ पर COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लो एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर R चेन लगी होती है, R चेन जिसे एल्किल चेन बोलते हैं, ये अमीनो एसिड होते हैं। सबसे पहले जो अमीनो एसिड बने थे वो है ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बने थे बच्चों वो ये वाले हैं, क्या क्या कौन कौन से लिख देता हूं, ग्लाइसिन, चलिए ग्लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये सबसे पहले बने एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों ये सब है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके अलावा भी अगर अपने पास में बच रहा है तो वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें इसके बाद में बने होंगे
सिंपल शुगर वो भी आपकी आएगी किसके अंदर, सिंपल शुगर भी किसमें आने वाली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आती है बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये देखो इधर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना। पहले यहां पर अपन बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इधर लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखने जा रहा हूं अपने अमीनो एसिड के बारे में, तो इधर लिखा मैंने अमीनो एसिड, तो ये देखो अमीनो एसिड इधर लिखा। इसके अलावा ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ग्लिसरॉल हो गया प्लस फैटी एसिड हो गया। ठीक है, सिंपल शुगर हो गई, सिंपल शुगर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो लिपिड क्या क्या मिलेगा आपको, आपकी अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैटी एसिड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, लिपिड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं सबसे पहले बोलने जा रहा हूं कि अमीनो एसिड से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला है, सिंपल शुगर से क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो और इसके अलावा भी अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की बच्चों, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो आप सभी को पता है, सबसे पहले आप अल्फा कार्बन लिखेंगे, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर अपन ने देखा सर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये यहाँ पर आप देखें ये अमाइन ग्रुप, यहाँ पर आप देखेंगे आर चेन। तो ये एक सिंगल अमीनो एसिड है। अगर मैं बोलूं इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ दें, एन का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बन जाएगा, इससे प्रोटीन बन जाएगा। वेरी गुड, प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन में क्या होते हैं, मल्टीपल अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लो प्रोटीन बन गया। इससे बायोमोलिक्यूल्स में इसके आप डिटेल देखेंगे। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से आप सिंपल लिपिड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपन ग्लिसरॉल की बात करते हैं, तो ये देखो CH2OH, ये देखो ये बना लिया अपने ग्लिसरॉल। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर फैटी एसिड जोड़ता हूँ, फैटी एसिड यहाँ पर अगर मैं जोड़ता हूँ बच्चों, तो ये देखना इधर, यहाँ पर जैसे मैंने एक फैटी एसिड यहाँ पर ऐड किया है, ये फैटी एसिड है बच्चों, तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, एस्टर बॉन्ड बनेगा, ये वाला यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैटी जो मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला बच्चों वो लिपिड बनेगा। तो मैंने कहा ये आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है और इसके साथ में आपने फैटी एसिड अटैच किया है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब 3 फैटी एसिड इससे जुड़ सकते हैं बच्चों। तो अगर मैंने एक फैटी एसिड ऐड किया तो ये बनेगा मोनो असाइल ग्लिसरॉल, इसको बोलते हैं MAG, मोनो असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, असाइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए बोल रहे हैं अपन मोनो असाइल ग्लिसरॉल। यस, ठीक है, आगे देखो, अगर मैं यहां पर एक और फैटी एसिड जोड़ देता हूं, एक और फैटी एसिड जोड़ा, ये फैटी एसिड फर्स्ट, ये फैटी एसिड सेकंड, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका DAG, इसको बोलते हैं बच्चों DAG, डाई असाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे, डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, ये एक ऑर्डर है। सिंपल से क्या बने हैं, कॉम्प्लेक्स बने बच्चों, ये एक ऑर्डर है। सबसे पहले सिंपल बने, इसके बाद में कॉम्प्लेक्स बने। कॉम्प्लेक्स कैसे बने वो अपन देखने जा रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक और फैटी एसिड ऐड कर दूं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, तो ये बन जाएगा सिंपल लिपिड जिसका नाम है TAG, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, इसको सिंपल लिपिड बोलते हैं। और बच्चों ये जो सिंपल लिपिड है इसको अपन सिंपल लिपिड भी बोलते हैं। लिपिड जो है वो ट्रेवल करता है ब्लड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ TAG, TAG को अपन सिंपल लिपिड बोलते हैं। ये आपके ब्लड में ट्रेवल करेगा
इन द फॉर्म ऑफ TAG। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि सर अगर न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, लाइक मैंने बोला है यहाँ पर, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप की बात करूं तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस्ड 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर, और ये फर्दर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसेस, पायरामिडीन, प्यूरीन। तो यहाँ पर आ जाता है आपका साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन, और इधर आ जाएगा आपका एडेनिन और ग्वानिन। मतलब सर सबसे पहले नाइट्रोजन बेस बने होंगे। जब बच्चों नाइट्रोजन बेस के साथ में आपका सिंपल शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, मैंने कहा इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं सिंपल शुगर में जैसे आपकी राइबो शुगर, और यहां पर एक और लिख देते हैं अपन H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनने वाले। तो यहां पर अगर मैंने बोला ये सपोज ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन बेस है, यहां पर ये नाइट्रोजन बेस अगर जुड़ते हैं राइबो शुगर पर, RS का मतलब यहां पर राइबो शुगर है, और प्लस में इसके साथ में जुड़ जाता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, PA का मतलब फॉस्फोरिक एसिड है। तो बच्चों ये अगर मैंने कहा एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो इससे बन जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड। क्या बन जाएगा इससे? न्यूक्लिक एसिड। तो क्या न्यूक्लिक एसिड एक कंपाउंड ऑर्गेनिक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस। ये सारी चीजें अपन ने देखी है, ये सब केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैंने एक पूरा ऑर्डर बता दिया है। सबसे पहले बच्चों सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ये बात सारी अपन ने देखी है केमिकल इवोल्यूशन में। केमिकल इवोल्यूशन अपन ने खत्म किया यहाँ पर। अब मैं बात करता हूं कि ये सारी चीजें ऑपेरिन एंड हेल्डेन बता के गए, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया एक अलग साइंटिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट और दूसरा उसका स्टूडेंट। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं मिलर एंड यूरे ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की। आपके एनसीईआरटी के अंदर उसका डायग्राम भी दे रखा है। उसने वो सारी दशाएं या फिर वो सारी कंडीशन रखी। अगर मैं शुरू से बात करूं, देखो बच्चों, अगर मैंने कहा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, या फिर ऐसे बात कर सकते हैं कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बॉन्डिंग करनी है। और बॉन्डिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। तो उस टाइम पर जब प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वहां पर एटमॉस्फेयर गर्म था, या फिर गैसेज बहुत, मतलब लाइक ऑक्सीजन वहां पर बहुत कम थी, और एनर्जी का कोई सोर्स नहीं था। तो वहां पर उस टाइम पर एनर्जी का सोर्स जो था वो वॉल्केनो इरप्शन। वॉल्केनो इरप्शन से बहुत ज्यादा टेम्परेचर बनता है और उससे एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी को इन एलिमेंट्स ने यूज किया, और यूज कर क्या बनाया होगा इन्होंने? सिंपल कंपाउंड बनाए होंगे। इसके अलावा बादल गरजते हैं या फिर बिजली जो कड़कती है, तो बिजली के कड़कने से भी एक एनर्जी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। उस एनर्जी को यूज करते हुए इन एटम्स ने क्या करा? एक दूसरे से बॉन्डिंग करी, और बॉन्डिंग करने के बाद में ये सब सिंपल कंपाउंड्स बनाए। और सिंपल कंपाउंड्स भी है जो आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनको भी एनर्जी उसी फॉर्म में मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर, वॉल्केनो इरप्शन, ठीक है, बिजली के कड़कने से, बादलों की गर्जन से। ये सारी चीजें जो है ये एनर्जी रिलीज कर रही थी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसको यूज करते हुए क्या बनाया इन्होंने? सिंपल ऑर्गेनिक। तो सेम दशाएं, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन मिलर एंड यूरे ने की या फिर यूज की, और उसके बेसिस पे उसने एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया बच्चों। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जो भी केमिकल इवोल्यूशन है इसको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किसने दिया? तो बच्चों 2 साइंटिस्ट यहां पर, एक मैं बोलने जा रहा हूं मिलर, और मिलर का ही एक शिष्य या स्टूडेंट बोल सकते हैं यूरे। ये बच्चों अमेरिकन साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट बोल सकते हैं, या फिर एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है शिकागो यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी शिकागो यूनिवर्सिटी, उसका प्रोफेसर था मिलर। और इसी मिलर के अंडर में काम कर रहा उसका स्टूडेंट्स यूरे। तो मिलर ने यूरे को बोला कि तेरे को वो सारे काम करने हैं जो ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने किए हैं, या फिर अपनी बुक के अंदर उसने बताया। तो ऑपेरिन एक रशियन साइंटिस्ट और हेल्डेन एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट, दोनों ने मिलकर ये सारी चीजें बताई। लेकिन इन दोनों साइंटिस्टों ने, मिलर और यूरे ने, बोला कि हम जो भी आपने बोला है वो हम लेबोरेटरी के अंदर करके बताएंगे। तो इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर ये सारी चीजें बनाई।
तो आप पहले तो ये डायग्राम देखेंगे कि ऐसा कुछ सेटअप उसने बनाया। और बच्चों आप सभी को पता है कि ऑपेरिन के टाइम पर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी थी। उसने क्या बताया था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, ऑपेरिन इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो हाई टेम्परेचर था क्या? यस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बिल्कुल उस टाइम पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर थी, वेपर भी थी, इसके अलावा गैसेस थी, गैसेस, उन गैसेस ने कंडेंस होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंपल ऑर्गेनिक बोलेंगे, पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। अलग अलग गैसेस यहाँ पर देख रही है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस वहां पर प्रेजेंट थी। और जो एनर्जी मिल रही थी, एनर्जी वो उस टाइम पर एनर्जी जो मिल रही थी बच्चों, वो कहीं ना कहीं वो मिल रही थी वॉल्केनो इरप्शन से, वॉल्केनो इरप्शन से मिल रही थी बच्चों, और लाइटनिंग से मिल रही थी। जो भी स्टार्स वगैरह है वो जो भी लाइटनिंग वहां पर दे रहे थे, तो इस लाइटनिंग से एनर्जी मिल रही थी, मतलब बिजलियों के कड़कने से ये, और सनलाइट से भी एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सनलाइट से भी एनर्जी मिल रही है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी थे सारी रिएक्शन होने के लिए, ये सोर्स ऑफ एनर्जी थे सारी रिएक्शन होने के लिए। तो ये ऑपेरिन के टाइम पर कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर था, वेपर थी एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और गैसेस थी लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर भी प्रेजेंट था। और एनर्जी जो आती थी इन सभी गैसेस के रिएक्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं वॉल्केनो इरप्शन से आती थी, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऐसी नेचुरल कैलेविटीज होती रहती थी, ज्वालामुखी का फटना, बादलों का गरजना, बिजलियों का कड़कना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती थी बच्चों, ठीक है। अब इसी एनर्जी को इन गैसेस ने यूज किया और आपस में कंडेंसेशन स्टार्ट किया, और इस कंडेंसेशन से क्या बनाया उन्होंने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। तो बच्चों वो सारी अपन गैसेस जो यहाँ पर थी ऑपेरिन के टाइम पर, वो इस मिलर ने इसके अंदर रख दी, एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो वो सारी गैसेस रख दी जो पहले थी, और इसने बोला कि जो इन गैसेस से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे उनके लिए एनर्जी चाहिए। तो उसने एनर्जी के लिए देखो इलेक्ट्रोड्स लगाए, इससे स्पार्किंग कराई, मतलब जैसे पहले के टाइम पर बिजली चमकती थी वैसे ही यहाँ पर उसने स्पार्किंग करवाई ताकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टंगस्टन की रोड भी लगाई उसने, ये इलेक्ट्रोड्स अपन देख पा रहे हैं, हाँ टंगस्टन की रोड है ये। और जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है यहाँ पर, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 800 डिग्री टेम्परेचर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये वाला भी टेम्परेचर हाई है। यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है, गैसेस मिक्सचर लिया उसने, किस फॉर्म में लिया ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गैसेस आपको दिख रही है बच्चों, ये मीथेन है, ये अमोनिया है, ये वाटर है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस भी है। तो किस रेशियो में लिया ये इंपॉर्टेंट है, 2:1:2 के अंदर मीथेन, अमोनिया और वाटर को उसने लिया। तो काफी टाइम तक छोड़ दिया उसने ये, और देखो क्या क्या किया, ये जो फ्लास्क है ना इसमें वो सारा मिक्सचर लिया जो पहले के एटमॉस्फेयर में था। फिर इस हाई टेम्परेचर में जो भी बन रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको कहीं ना कहीं अपने को रिसीव करना है, कलेक्ट करना है। तो नीचे एक ऐसा अपने सिस्टम बनाया है जहां पर अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सिस्टम, यहाँ पर अपन कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आप हाई टेम्परेचर में तो कलेक्ट कर नहीं सकते, इसके लिए अपन ने एक सेटअप लगाया यहाँ पर, ये है कंडेंसेसर, ये कंडेंसेसर, ताकि जो हाई टेम्परेचर में यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडा किया जाए, और ठंडा करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे। तो ये कंडेंसेसर लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि जो भी मैटर बनेगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, कहीं ना कहीं उसको आप ठंडा करके यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। अब मैंने बोला एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर भी है, तो आपने यहाँ पर एक ऐसा सेटअप लगाया जिसके अंदर वाटर भरा और इस वाटर को किया गर्म, जिसकी वजह से वेपर बनी। तो ये जो पाइप जा रही है इसके अंदर वेपर है बच्चों, ये वेपर जा रही है, ये वेपर इसके अंदर जाकर इंसर्ट हो रही है, ये लो वेपर। और मैंने कहा एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कोई भी एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो अपन ने एक पंप लगाया, ये वैक्यूम पंप है बच्चों, और ये वैक्यूम पंप क्या कर देगा, जितनी भी एयर है उसको बाहर निकाल देगा। तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, इसका अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो फिर फाइनली लगभग उसने, मैंने बोला ना 1-2 वीक के लिए छोड़ दिया इसको अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लेबोरेटरी के अंदर। फिर उसने देखा
कि इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले उसको, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले उनका नाम क्या रखा? तो मैंने यहां पर बोला है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से मिले, चलिए तो अपन बात कर लेते हैं। यहां पर मिला उसको अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मिला, एलानीन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला, एस्पार्टिक एसिड, मतलब ये सिंपल अमीनो एसिड उसको मिले। वेरी गुड। और ये जो सूप था, ये रेड सूप था, इसको बोला रेड सूप। ये जो मिक्सचर मिला, इसका नाम क्या रखा बच्चों? रेड सूप मिला, जो लगभग 1-2 वीक बाद में इसके अंदर बना था। और यही कहानी किसने बताई थी? ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने बताई थी कि ऐसा कुछ रेड सूप बना, उसने अपने आप में इंटरेक्शन किया और उससे फिर क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और उसी से फिर एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ बच्चों। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, रेड सूप का निर्माण हुआ इसके अंदर। और इसका दूसरा नाम हेल्डेन सूप भी है, क्योंकि ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने ये सूप जो है इसके बारे में बताया था। तो रेड सूप, हेल्डेन सूप, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट में बताई। तो क्या बच्चों इसने प्रूव कर दिया कि ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने जो बात बोली वो एकदम सत्य, करेक्ट, एकदम सही बात उसने बताई। तो इसका मतलब अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया और इसको अपन समझ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बायोजेनेसिस की, जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। बायोजेनेसिस की बात करेंगे, क्योंकि बायोजेनेसिस में अपन देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं ये कैसे सेल का निर्माण करते हैं। तो एक सेल के फॉर्मेशन की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, और आप अगर अगली कहानी मेरे से सुनना चाहते हैं तो मैं ये आशा करता हूं कि आप अगले लेक्चर में जरूर मेरे से जुड़ेंगे। बच्चों अगर ये लेक्चर, ये चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है तो सारे जो भी वीडियोस आते हैं सभी को आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप सुन लेंगे तो ये जो सेगमेंट ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन जो नीट में बनते हैं ये आपके कभी गलत नहीं होने वाले हैं। और हर एक स्टूडेंट के मन में यही रहता है कि ये चैप्टर जो है ये बहुत ही टफ चैप्टर है। टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा थ्योरीज है इसमें, कहानियां है, और सारी कहानियां इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको और ज्यादा इंटरेस्ट बनाएंगे अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो पहली दफा इसको कर दीजिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।